और आइए रुख दक्षिण का भी कर लेते हैं, जहां पर सियासत के बदलाव के संकेत हैं। बिहार चुनाव के बाद से ही बीजेपी के निशाने पर बंगाल है और तमिलनाडु भी है, इसलिए सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों ही राज्यों में सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शनिवार की शाम उन्होंने लीला पैलेस से निकलकर सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने 65,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने दौरे के एक दिन पहले शुक्रवार को गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, तमिलनाडु में रहूंगा, वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करूंगा। अमित शाह सुपरस्टार रजनीकांत से भी मुलाकात कर सकते हैं। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा अहम है। बिहार फतह करने के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर है। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह पार्टी के राजनीतिक आधार को मजबूत करने चेन्नई पहुंचे। बीजेपी की वेल यात्रा को मजबूत करने के साथ विभिन्न विषयों पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की। अमित शाह ने पार्टी के पदाधिकारियों और कोर कमेटी को भी संबोधित किया। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की, चुनावी एजेंडे पर मंथन किया। बीजेपी ने 6 नवंबर से राज्य स्तर पर वेल यात्रा निकालने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर भी अमित शाह पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करते नजर आए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो एक और करुणानिधि के बेटे और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन खुद सत्ता हासिल करने की रणनीति में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके भाई एमके अलागिरी अपने कुछ खास समर्थकों के साथ नई पार्टी बनाने को लेकर शुक्रवार को बैठक कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अलागिरी अगर नई पार्टी बनाते हैं तो क्या अपने भाई स्टालिन को चुनौती दे पाएंगे। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की सियासी विरासत को लेकर परिवार में दरार पड़ती दिख रही है। अलागिरी ने साल 2018 में करुणानिधि के निधन के सिर्फ एक हफ्ते पहले ही स्टालिन को डीएमके का जिम्मा सौंपे जाने पर सवाल खड़े करते हुए मोर्चा खोल दिया था। करुणानिधि के समाधि स्थल मरीना बीच से उन्होंने कहा था कि डीएमके कार्यकर्ता उनके साथ हैं। स्टालिन भले ही कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं और वो पार्टी को जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। अलागिरी की चुनौती के बावजूद स्टालिन डीएमके के अध्यक्ष बनने में सफल रहे। हालांकि करुणानिधि को अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी स्टालिन और बेटे अलागिरी के बीच संघर्ष से रूबरू होना पड़ा था। 90 के दशक में दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को कम करने के लिए करुणानिधि ने अलागिरी को दक्षिण तमिलनाडु में पार्टी काम देखने के लिए भेजा था। इसके बाद भी दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक वर्चस्व नहीं थमा। करुणानिधि ने स्टालिन के विरोध के चलते 2014 में अलागिरी को डीएमके से निष्कासित किया था। तब से लेकर अभी तक उनकी पार्टी में वापसी नहीं हो सकी है। करुणानिधि परिवार के अंदरूनी झगड़े का असर 2016 के चुनावी नतीजों पर भी पड़ा था। 2016 में विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने 134, डीएमके ने 89 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। 1984 के बाद ये पहली बार रहा जब तमिलनाडु में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी, जबकि इससे पहले हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता था। डीएमके की हार के पीछे असल वजह दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक वर्चस्व का झगड़ा बताया जा रहा है। करुणानिधि के निधन के बाद से ही अलागिरी डीएमके प्रमुख स्टालिन के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। वहीं अब अलागिरी को अपने खास समर्थकों के साथ सियासी भविष्य की रणनीति यानी नई पार्टी बनाने को लेकर शुक्रवार को बैठक करने की चर्चा है। अलागिरी अलग नई पार्टी बनाते हैं तो उनकी पार्टी का नाम कलाईगनर डीएमके या केडीएमके हो सकता है। अलागिरी के साथ उनके बेटे दयानिधि आ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दक्षिणी तमिलनाडु के इलाके में स्टालिन के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है। अलागिरी अपने आप को करुणानिधि के असल उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने का दावा चल सकते हैं। तमिलनाडु के सियासी परिदृश्य से अलागिरी पिछले 6 साल से गायब हैं। ऐसे में उनके पास न तो कोई विधायक है और न कोई सांसद। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्टालिन 38 सीटें जीतकर खुद को साबित कर चुके हैं, लेकिन असल परीक्षा 2021 के चुनाव में होनी है। इसमें स्टालिन को सबसे बड़ी चुनौती दक्षिणी तमिलनाडु में मिलनी है, जहां एक तरफ एमके अलागिरी की पकड़ बहुत ही मजबूत मानी जाती है, दूसरी तरफ बीजेपी का आधार भी यही है। ऐसे में अगर अलागिरी किसी भी पार्टी को समर्थन देते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं तो डीएमके को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
1984 से 2016 को छोड़ दें तो तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन को लेकर एक पैटर्न रहा है। हर बार तमिलनाडु की जनता सत्ता पर काबिज पार्टी को बाहर कर देती है। सत्ता लगातार डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बदलती रही है, लेकिन इस बार स्थिति बदल रही है। एआईएडीएमके के मूल वोटर्स के पास वास्तविक एआईएडीएमके और टीटीवी दिनाकरन की अगुवाई वाली एआईएडीएमके के बीच चुनने का विकल्प है। ऐसे में डीएमके प्रमुख स्टालिन को अपने पिता करुणानिधि के निधन के चलते सहानुभूति का राजनीतिक फायदा मिलने की संभावना है, लेकिन अब उनकी राह में उनके भाई अलागिरी चुनौती बन रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।